तो हम लोग का हमारा जो आज सब्जेक्ट है वो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स, है ना। ऐसे हम लोग का सिलेबस जो है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, हमारा जो बुक का नाम है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। अब आते हैं हम लोग का सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या है आखिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, है ना। हमारा सिलेबस क्या है हम तुम लोग अभी तक नहीं बताए थे, आज तुम लोग को हम अपना सिलेबस बता रहे हैं ना, जो सब्जेक्ट में सिलेबस दिया गया है। देखो ये जो सिलेबस है मेनली किस किस यूनिवर्सिटी को फॉलो करती है वो भी बताते हैं। झारखंड में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जहां भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई होती है अंडर ग्रेजुएशन में, वो मेनली यही सिलेबस को फॉलो करती है। चाहे वो बीबीएम के धनबाद हो, विनोबा भावे हजारीबाग हो, रांची यूनिवर्सिटी रांची हो, सिद्धू कानू दुमका देवघर हो, या फिर जमशेदपुर हो, तो मेनली वो यही सिलेबस को कवर करती है। इवन आपको मैं ये भी बता देता हूँ, सीपीसीएस आने के बाद बाकी जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज है जो हिंदी बेल्ट के हैं, जैसे कि कुछ उत्तर प्रदेश के कई सारे यूनिवर्सिटीज है, छत्तीसगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, तो वो लगभग ऐसा ही सिलेबस को कवर करते हैं। तो पढ़ना क्या है हमको सिलेबस में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना क्या है वो हम देखते हैं। तो हमको पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग स्टार्ट किए थे आप लोग का, फिर से हम लोग करेंगे उसको स्टार्ट, कुछ स्टूडेंट लोग को छूटा हुआ था उसको रिकॉल करवाएंगे। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग पढ़ा चुके हैं, फिर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग क्या क्या है वो देखेंगे। अभी अभी फिलहाल हम सब्जेक्ट थोड़ा बताते हुए निकलते हैं। मेजर ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन को यहाँ पे डिस्पर्सन भी बोलते हैं। उसके बाद स्क्यूनेस चैप्टर पढ़ना है, फिर कॉर्टोसिस पढ़ना है हमको, कॉर्टोसिस। उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ये बहुत डिफिकल्ट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इवन ये मतलब एसएससी के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोफेसर का जो बनता है, प्रोफेसर जो बनते हैं उनके जो एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है। सर हम लोग को पढ़ाइएगा, शायद नहीं, शायद नहीं, टाइम मिला तो पढ़ाएंगे, एग्जाम में नहीं आता है इससे बच्चों। ये पीजी का एमकॉम में तो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आते हैं जो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है वहां आते हैं। तो टाइम मिलेगा तो पढ़ाएंगे आप लोग को। सिंपल कोरिलेशन हो गया, उसके बाद हो गया रिग्रेशन एनालिसिस। हाँ, लेकिन हायर क्लासेस के लिए पढ़ाएंगे, तो आप लोग को अगर हायर क्लास का वीडियो देखना है तो आप लोग को लिंक मिल जाएगा। तो सिंपल कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो भी पढ़ना है हम लोग को, इंडेक्स नंबर पढ़ना है और टाइम सीरीज पढ़ना है। तो टोटली हम लोग का यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है जो पढ़ना है हम लोग को, है ना। ये 7 सब्जेक्ट, 7 चैप्टर सॉरी। तो ये हमारा जो 7 चैप्टर है पढ़ना है, उसमें स्क्यूनेस एक अलग चैप्टर है, कॉर्टोसिस एक अलग चैप्टर है। तो आप टोटलिटी में मानोगे तो 8 चैप्टर पढ़ना है। कोरिलेशन रिग्रेशन भी अलग अलग चैप्टर्स में कवर करेंगे हम लोग। तो मेनली ये हमारा 7 यूनिट है जो हमारे सिलेबस में है, जो को कवर करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग का जो पहला यूनिट है वो यही है कि हम लोग थोड़ा स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन करते हैं, क्या है नहीं है, क्या है कैसे है, कुछ चीजें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप देखोगे लिखा द वर्ड क्या, स्टैटिस्टिक्स appears to have been derived from the Latin word। तो एक पहले बात तो जान लो कि जो स्टैटिक्स वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, और उसका मतलब है स्टेटस। उसका लैटिन, उसका वर्ड का मतलब क्या है, लैटिन वर्ड से है। पहले ये समझो कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो लैटिन वर्ड से स्टैटस हुआ है, जिसका मतलब है स्टेटस, और उसका मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट। मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल स्टेट, राज्य, समझते हो। तो पहले स्टैटिस का मतलब क्या है, पहले ये तुमको एक सिंपल शब्दों में समझाते हैं। स्टैटिस का काम होता है कि डाटा को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है। मेनली पहले स्टैटिस का मतलब यही समझते थे हम लोग, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो पहले जो पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट मतलब जो राज्य के राजा लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, क्योंकि उनको कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती थी, कुछ डिसीजन लेने पड़ते थे। तो इन सब चीजों के लिए उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी, और इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते थे। उनको वो कहते थे स्टैटिस्टिक्स, इन्हीं को वो कहते थे स्टैटिस्टिक्स। तो जो पॉलिटिकल स्टेट होता था वो पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे फ्रॉम द पब्लिक फॉर वेरियस पर्पसेस। सो इन सारी चीजों को वो लोग स्टैटिस कहते थे। तो लैटिन वर्ड में इनको पॉलिटिकल स्टेट कहा जाता था, और राज्य की जो सरकारें होती थी वो करती थी। तो उस समय इसका बहुत ज्यादा ब्रॉड मीनिंग सेंस यूज नहीं होता था, लेकिन आज तो स्टैटिस्टिक्स का हर एक फील्ड में यूज होता है। हर एक फील्ड मतलब ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं है जहां पे स्टैटिस्टिक्स का यूज नहीं होता है। लेकिन देखो यहाँ कुछ डेफिनेशन दिए हैं, अभी तुम लोग को हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे, लेकिन आगे जाके तो समझ आएगा मीनिंग होता क्या है। तो इन इट्स ओरिजिन, जब इसका जन्म हुआ था, जब इसका एक्चुअली में इसका ओरिजिन हुआ था, तो स्टैटिक्स वाज सिंपली द कलेक्शन ऑफ डाटा। तो सिंपली मीनिंग क्या था, डाटा का कलेक्शन करना। डाटा क्या करना, कलेक्शन करना, ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट, ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट, जो अलग अलग एस्पेक्ट्स होते थे, राज्यों के राजा होते थे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट
चीजों को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज को लेकर, डिफरेंट पॉलिसीज को लेकर वो जनता से जाकर वो जानना चाहते थे उनकी समस्याएं क्या है, क्या क्या की कमी है, कहाँ कहाँ क्या कहाँ आज भी करती है राज्य सरकारें। आपको क्या लगता है कि हमको जो सारी फैसिलिटी मिलती है बस क्या ऐसे ही मिल जाता है? नहीं, वो कलेक्शन करती है डाटा में, कहाँ कहाँ क्या चीज की कमी है, किसकी रिक्वायरमेंट है और उन चीजों को क्या चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ डाटा, सिंपली डाटा कलेक्शन करते थे ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो जो लोग होते थे उनके लाइफ को लेकर, हम डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर हम डाटा कलेक्शन करते थे। यूजफुल टू दी स्टेट, जो राज्य सरकारें होती थी, जो राज्य होता था, जो सरकार होती थी, जो देश होती थी, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। over the period of time, however its scope broadened and statistics began to concern itself not only with the collection and presentation of data। तो पहले तो भैया मेनली कलेक्शन था, और डाटा कलेक्ट करके क्या करते थे हम लोग, प्रेजेंटेशन करते थे, प्रेजेंट करते थे, और उससे फिर अपने मीनिंगफुल कंक्लूजन को निकालकर हम उसका यूज करते थे। बट ऑल्सो द इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग ऑफ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द डाटा। तो भैया सिर्फ कलेक्शन और प्रेजेंटेशन नहीं होता था, इंटरप्रिटेशन भी करते थे। इंटरप्रिटेशन मतलब जो डाटा आया है उसको इंटरप्रेट करते थे, क्योंकि जब तक हम उसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे, जब तक उससे हम मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करेंगे, मीनिंगफुल कंक्लूजन, मीनिंग ये कंक्लूजन एक तरह समझ सकते हो। तो इंटरप्रिटेशन से क्या होता है, कंक्लूजन होता है, किस पे ड्राइव होता है, तो जो हम डाटा पे जो इन्फेरेंस करना चाहिए, इन्फ्लुएंस मतलब कुछ रिजल्ट ड्रॉ करना चाहते थे, कुछ हम उसका मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना चाहते थे, तो वो काम स्टैटिस्टिक्स में होता है। तो ओवर द पीरियड जो है, जो हम लोग पहले सिर्फ कलेक्शन ऑफ डाटा करते थे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो समय के साथ बीतते हुए क्या हुआ, इसका स्कोप बड़ा हो गया, इसका तो क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। और आज इसका स्कोप जो है सिर्फ कलेक्शन और प्रेजेंटेशन पे ही नहीं रह गया, बल्कि बट ऑल्सो विद द इंटरप्रिटेशन एंड ड्रॉइंग ऑफ इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द डेटा। मतलब पहले तो सिर्फ कलेक्शन था, लेकिन कलेक्शन प्रेजेंटेशन के साथ साथ आज इसका इंटरप्रिटेशन और ड्राइंग भी होने लगा। तो पहले बहुत थोड़ा सा स्मॉल और थोड़ा सा नैरो स्कोप था, लेकिन आज ये बहुत ही ब्रॉड सेक्शन में इसका यूज किया जाने लगा है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इवन आपको बता दें, रोड बनानी है, लोगों को बीपीएल कार्ड बनाना है, मेडिकल फैसिलिटी देनी है, हॉस्पिटल्स, ये कहाँ पे आपका किनको मेट्रो सिटीज बनाए जाएंगे, कहाँ पे मेट्रो ट्रेन चलाया जाएगा, किनको कहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, किनको, हम लोग आज के टाइम में हम तो सुनते हैं कि डिजिटल सिटी के बारे में सुनते हैं। तो ये सारी जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, और उसके लिए यूज किसका क्या आता है, स्टैटिस्टिक्स का। अब आते हैं कोपाई वर्ड हमने लिखा है ना, इस कोपाई वर्ड का मीनिंग हम बाद में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कई बार 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन हो जाता है कि स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन है। तो ये जर्मन साइंटिस्ट थे, कौन थे, जर्मन साइंटिस्ट, का नाम था गॉटफ्राइड एचेनवॉल। गॉटफ्राइड एचेनवॉल, बकरी समझा है, पाठा समझता है, पाठा, हाँ, तो गॉड है ना, तो पाठा समझ लो, एचेनवॉल। तो आजकल हम लोग मनसा पूजा नहीं चल रहा है, तो हम लोग खाते हैं अभी मस्ती से, अभी कुछ बोलना पड़ा, नहीं समय ठीक नहीं चल रहा। तो जर्मन साइंटिस्ट जो थे वो गॉटफ्राइड एचेनवॉल नाम था उनका, उन्होंने, उनको ही फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। इन्होंने ही 1749 में स्टैटिस्टिक्स का वर्ड का यूज किया था और इसको डिफाइन किया था, और इसका पहली बार यूज उन्होंने स्टार्ट किया था। इसी कारण से इनको, जर्मन साइंटिस्ट को ही फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का दर्जा दिया गया। तो इन्होंने स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक्स पे कुछ काम किया था, कुछ इन्होंने डेफिनेशन दिए थे, कुछ इसका मीनिंग इंटरप्रेट किया था, तो इन्हीं के कारण से इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स का दर्जा दे दिया गया। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अलग अलग लोग स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, वो बात की बात है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का जो जनरली जो है वो 2 वेज में डिफाइन किया जाता है। 2 तरीके से हम लोग स्टैटिस्टिक्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन 2 वेज। तो कौन कौन है, एक है प्लूरल सेंस, एक क्या है प्लूरल सेंस, और एक क्या है सिंगुलर सेंस। तो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, और सिंगुलर सेंस में क्या करते हैं। तो बहुत छोटा डेफिनेशन दिया है, बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं दिया, कि पहले हमको समझना है कि भाई डेफिनेशन का मीनिंग क्या है। तो प्लूरल सेंस में कहा जाता है कि न्यूमेरिकल फैक्ट है, क्या है, न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल मतलब जिसको हम लोग कार्डिनली मेजर कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिवली मेजर, क्वांटिटेटिवली मतलब सर जिनको संख्या में मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि भारत में 50% गरीब, 50% लोग गरीब रहते हैं, तो 50% बोले, तो 50% क्या है, न्यूमेरिकली मेजर करते हैं 50, तो न्यूमेरिकली मेजर कर पा रहे हैं, इसी कारण से इसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो जैसे हम मान लो कहते हैं कि धनबाद में पर पर्सन इनकम या पर फैमिली इनकम जो है वो 10,000 पर मंथ। अगर हम धनबाद में बोल रहे हैं कि पर फैमिली इनकम 10,000 पर फैमिली इनकम है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10,000 बता रहे हैं कि हर
एवरेज इनकम है वो 10,000 रुपया है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ हमने एक नंबर में रिप्रेजेंट किया। तो वही कहा जा रहा है कि इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट। जो भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, जो भी नंबर्स में होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, तो वो स्टैटिस्टिक्स है। तो सर आप ये कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं राम 50 केजी का है, तो क्या सर ये स्टैटिस्टिक्स है? हम बोलते हैं कि मेरा फैमिली का इनकम 5,000 रुपया है, तो क्या स्टैटिस्टिक्स है? बच्चों एक बात ध्यान लेना कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये नहीं कि हर एक न्यूमेरिकल फैक्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। न्यूमेरिकल फैक्ट तो होना चाहिए, बट वन थिंग शुड बी रिमेंबर कि जो न्यूमेरिकल फैक्ट है उससे कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन डराइव होना चाहिए। मीनिंगफुल, हम कुछ इंटरप्रेट कर सके, क्योंकि हमने देखा है पहला ही हमने जो डेफिनेशन देखा था वहां पे मैंने क्या कहा था कि इंटरप्रिटेशन कर पाए, हम एक ड्राइंग कर पाए, क्या इन्फ्रेंसेस, रिजल्ट, कुछ इन्फ्रेंसेस का कुछ रिजल्ट हम डाटा से इन्फ्लुएंस कर पाए, कुछ रिजल्ट से कुछ कंक्लूजन डराइव कर पाए, कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन डराइव कर पाए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। तो स्टैटिक्स होने के लिए ये बात तो क्लियर है कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स हो बट मीनिंगफुल कंक्लूजन डराइव होता है। जैसे हम अगर बोलते हैं कि धनबाद अमीर है, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। लेकिन यही चीज अगर हम बोले कि धनबाद जो है रांची से बेहतर है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का काम करने लगा। अगर हम यही बोलते हैं कि इंडिया में कि किसी फैमिली का इनकम 4,000 रुपया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यही चीज अगर हम इंडिया में बोलेंगे कि इंडिया का एवरेज फैमिली इनकम जो है 4,000 पर मंथ है, तो ये स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि लगभग इंडिया में जितने भी फैमिली है उनका एक एवरेज फैमिली इनकम जो है वो 4,000 रुपया है। तो जहां पे हम कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं, जहां पे कुछ हम मीनिंग कंक्लूजन डराइव कर पाते हैं, उसी को हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। अगर हम मीनिंगफुल कंक्लूजन डराइव नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। मतलब मीनिंगफुल कंक्लूजन होना चाहिए, कुछ कंपैरिजन होना चाहिए, कुछ हम उससे डराइव कर सकते हैं रिजल्ट। जब तक ये ना कर पाए तब तक हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो स्टैटिस्टिक्स सिंपली मींस कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट from which we conclude or we derive some meaningful conclusion। तो इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट जिसमें हम लोग कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन डराइव कर सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल इन्फ्रेंसेस डराइव कर सकते हैं। अब आते हैं सिंगुलर सेंस में, ये प्लूरल सेंस में कहा गया, इसमें कहा गया प्लूरल सेंस में। अब हम आते हैं सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या आता है। तो इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक। तो यहाँ पर जो सिंगुलर सेंस है बच्चों, वहां पर स्टैटिस्टिक्स का मतलब कहा गया भैया कि ये एक मेथड है और ये एक टेक्निक है, एक मेथड है और एक टेक्निक है। यहाँ क्या कहा गया, न्यूमेरिकल फैक्ट है। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल फैक्ट जिससे हम मीनिंगफुल कंक्लूजन डराइव कर सकते हैं, कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं, कुछ रिजल्ट डराइव कर सकते हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स है। तो कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट जहां से हम लोग कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन डराइव कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स है। किसमें? प्लूरल सेंस में। बट जब हम लोग सिंगुलर सेंस में आते हैं तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है एक मेथड से और एक टेक्निक से। स्टैटिकल टेक्निक होता है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में यूज कर रहे हैं, इसलिए स्टैटिकल टेक्निक बोले। तो अगर हम सिंपल बात करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्ट है और यहाँ पे मेथड और टेक्निक है। मतलब अगर कोई भी साइंटिफिक सिस्टम है, कोई भी साइंटिफिक टेक्निक है, कोई भी साइंटिफिक मेथड है, तो उनको हम स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। उनको क्या कहेंगे हम? स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो अगर न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, अगर क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स है जिससे हम कंक्लूजन डराइव कर सकते हैं, तो दोज न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर स्टैटिक्स इन प्लूरल सेंस। बट व्हेन वी कंपेयर विद सिंगुलर सेंस, तो सिंगुलर सेंस क्या होता है? सिंगुलर सेंस एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक सिस्टम है ना, जिससे हम लोग रिजल्ट निकालते हैं। तो न्यूमेरिकल फैक्ट पे कंक्लूजन कैसे डिराइव करते हैं? विद दिस टेक्निक, विद दिस मेथड। समझो बात को, यहाँ पे बोल रहे हैं न्यूमेरिकल फैक्ट। अब न्यूमेरिकल फैक्ट तो स्टैटिस्टिक्स होगा नहीं, तो न्यूमेरिकल फैक्ट में हमको कुछ डाटा डिराइव करने के लिए कुछ ना कुछ मेथड तो लगाएंगे, तो वो मेथड को यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स करते हैं। तो दो सेंस हमारा यूज होता है। अब दोनों को मर्ज कर दो तो रियल स्टैटिस्टिक्स बनता है। रियल स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स is a system or a method or technique from which we derive some conclusion with numerical fact or without numerical fact। बिना न्यूमेरिकल फैक्ट में भी हो सकता है। सिंगुलर सेंस में बिना न्यूमेरिकल फैक्ट पे भी काम कर सकते हैं। ध्यान रखना कि जो सिंगुलर सेंस है वहां बिना न्यूमेरिकल फैक्ट पे भी कुछ स्टैटिस्टिक्स बन सकते हैं, लेकिन प्लूरल में नहीं। प्लूरल में हमेशा नहीं। जैसे कि मान लो हम बोले कि इंडिया जो है ना बेटर है किससे? चाइना से, या इंडिया बेटर है पाकिस्तान से, इंडिया अमीर है पाकिस्तान से, तो कितना अमीर है? ये तो न्यूमेरिकल फैक्ट की बात है नहीं, तो न्यूमेरिकल नहीं है तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स नहीं कहेंगे। लेकिन जब सिंगुलर में आएंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई कंपैरिजन हो रहा है, हम कंपैरिजन मेथड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ ये सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स है लेकिन न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं है।
तो सिंगुलर सेंस में मेथड और टेक्निक है जिससे हम लोग कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। तो जो डाटा है वो न्यूमेरिकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो प्लूरल सेंस में सिर्फ न्यूमेरिकल होना चाहिए, इन सिंगुलर सेंस में ऐसा नहीं है। लेकिन सिंगुलर सेंस में क्लियर कहा गया है कि मेथड और टेक्निक, और प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल फैक्ट। अब आते हैं नीचे लाइन देखोगे तो डेफिनेशन दिया गया है, प्लूरल सेंस में कहा गया है द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। मैंने कहा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, 4,000 रुपए महीना कमाते हैं, 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, सैलरी उसकी 10,000 पर मंथ है, प्रॉफिट 8,000, प्रॉफिट जो है 8 करोड़ पर ईयर है, सैलरी इतनी, सेल्स इतना टर्नओवर है, एक्सपेंसेस पे। तो ये सारे जो भी टर्म, एक्सपेंसेस हो गए, सेल्स हो गए, प्रॉफिट हो गए, इनकम हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट का जीडीपी हो गया, गवर्नमेंट का जो जीडीपी हो गया, जो बजट आता है, तो वो सारी चीजें क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। A fact relating to any field of inquiry such as data relating to production, प्रोडक्शन को लेकर 4 केजी का प्रोडक्शन, 4000 केजी का प्रोडक्शन, टन में प्रोडक्शन, मिलियन में प्रोडक्शन, इनकम पे, एक्सपेंडिचर पे, पॉपुलेशन का साइज पे, कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ है कंपेयर टू यूएसए का पॉपुलेशन अराउंड 40 करोड़ है। तो प्राइसेस पे, प्राइस पे भी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का प्राइस उस प्राइस से कम है, 50% कम है या 10 रुपीज कम है, तो प्राइस पे। तो जो भी चीजों को न्यूमेरिकली हम मेजर कर सकते हैं वो प्लूरल सेंस में क्या है, स्टैटिक्स है। तो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रिलेटिंग टू एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी, सच डेटा रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन, प्राइसेस। द टर्म स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस रेफर्स टू न्यूमेरिकल डेटा, रेफर्स टू न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल डेटा। तो वही न्यूमेरिकल फैक्ट्स की बात कर रहे थे हम। अब होता है सिंगुलर सेंस में क्या कहते हैं, द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू अ साइंस, साइंस मतलब मेथड, इन विच वी डील विद टेक्निक और मेथड फॉर कलेक्टिंग, डाटा कलेक्ट करना है, क्लासिफाई करने का मतलब क्लासिफाई करना, डाटा कलेक्ट करने का ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑर्गेनाइज में ही क्लासिफिकेशन एक तरह से आता है। तो क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इसको कलेक्टिंग बोल दिए, एक तरह से डाटा यहाँ ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज करने के बाद क्लासिफिकेशन में ही ऑर्गेनाइज होता है, उसके बाद प्रेजेंट किया जाता है डाटा को, एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रिटिंग किया जाता है। अब थोड़ा देखो, सब ध्यान समझो। तो मैंने यहाँ पे लिखा कोपाई, कोपाई का मतलब सी फॉर कलेक्शन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, पी फॉर प्रेजेंटेशन, ए फॉर एनालिसिस और आई फॉर इंटरप्रिटेशन। तो वही लिखे स्टैटिस्टिकल डेटा डील्स विद कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो कोई आपको सिंपली पूछे कि स्टैटिक्स का मतलब क्या है, तो आप बोल सकते हो स्टैटिक्स इज अ मेथड इन व्हिच वी कलेक्ट डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, प्रेजेंट डेटा, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो ये हो गया मेरा स्टैटिक्स का डेफिनेशन। तो सिंपल में आप कोपा याद कर लो। तो कोपाई क्या है, कोपाई बताता है मेथड को, कोपाई से मेथड हो। तो मेथड क्या है कि डाटा को कलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है। तो कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड्स है, ऑर्गेनाइज करने का भी बहुत सारा मेथड है। हम लोग टेबल बना के कर सकते हैं, हम लोग चार्ट बना के कर सकते हैं, हम लोग ग्राफ बना के कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन के, ऑर्गेनाइजेशन के, प्रेजेंटेशन के, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन के कई सारे मेथड है। तो कोपाई जो है वो बता रहा है कि इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक्स को यूज कर सकते हैं, उससे हम कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। तो ये पार्ट तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। मतलब हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। स्टैटिक्स पढ़ रहे होते हैं और हमको बेसिक चीजें नहीं पता होता है। कई बार हम पूछते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो उसको पता नहीं होता है कि स्टैटिस्टिक्स ही क्या है। आप लोग 11 में भी पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स, लेकिन शायद भूल गए होंगे। तो देखो कुछ चीजें जो बेसिक टर्म्स है वो आपको जरूर आना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि भाई स्टैटिक्स क्या है, तो आप सिंपली बोलोगे सर क्या स्टैटिक्स है, तो मैंने कहा ना स्टैटिक्स क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स है, न्यूमेरिकल डाटा है, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन डिराइव कर। सिंपल वर्ड में बोलो तो स्टैटिक्स मींस न्यूमेरिकल फैक्ट और डेटा फ्रॉम व्हिच वी डिराइव सम मीनिंगफुल कंक्लूजन, सिंपल वर्ड में इन प्लूरल सेंस। और जब हम लोग सिंगुलर सेंस में क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स मींस मेथड और टेक्निक, मेथड और टेक्निक फ्रॉम विच वी कंक्लूड और वी derive some meaningful conclusion और meaningful result। तो ये हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। तो दो सेंस में आप आराम से बोल सकते हो डेफिनेशन, कोई बड़ी चीज है ही नहीं। जैसे मान लो हम पूछे कि बताओ कि तुम्हारे फैमिली में या तुम्हारे आसपास का जो गांव है उनका एवरेज इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है। तुम क्या है, घर में मान लो 10 फैमिली था, या तुम्हारे जो क्वार्टर है या तुम्हारा जो अपार्टमेंट है, उस अपार्टमेंट में तुम गए 50 फैमिली था, 50 फैमिली का तुमने इनकम लिखा, इनकम निकाल के एवरेज निकाला, एवरेज निकाल के तुमने बता दिया कि भाई हमारे यहाँ का जो अपार्टमेंट है उसका एवरेज इनकम क्या है, 40,000 रुपए पर मंथ है। तो तुमने क्या किया, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किया, और न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट करके बता दिया कि भैया 40,000 एवरेज इनकम है। तो 40,000 एवरेज क्या बताता है कि मिडिल फैमिली में, रिच फैमिली तो बोलने से रिच फैमिली का लाखों करोड़ों में इनकम होता है, 40,000 है मतलब एक मिडिल लोअर फैमिली से बिलोंग करता है। तो हम ड्राइव कर लिए कि भैया इस अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं वो मिडिल लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब उनका इनकम ऐसा है कि वो मिडिल फैमिली से है और मिडिल लोअर के बीच में काम कर रहे हैं। तो 40,000 को बहुत हम लोग हायर नहीं बोलेंगे।
तो वही है स्टैटिस्टिक्स है क्या, स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट करता है। अब जैसे कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टी को जानना होता है कि भाई उनका लोगों के प्रति उन पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट क्या है, तो वो अपने जो वर्कर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर होते हैं, चाहे वो कांग्रेस को, चाहे वो बीजेपी की हो, जिसके भी हो, या फिर या जेएमएम को जो हमारे लोकल पार्टी मेंबर्स है, या सपा का है जो यूपी में काम करती है, तो वो क्या करती है अपने पार्टी के जो वर्कर्स होते हैं उनको बोलते हैं जाओ घूमो एरिया वाइज और पता करो कि वहां पे लोगों का मूड मतलब मूड कैसा है, तो वो जाके वहां सर्वे करते हैं इनडायरेक्ट तरफ से, आपके शहर में क्या काम हुआ है, आपके गांव में क्या काम हुआ है, आपको काम पसंद आया है, पसंद आया तो कितना, आप कैसा रेटिंग देना चाहेंगे, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, ओके, या फिर बैड। तो आपसे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, आपको काम कितना पसंद आया है, आपको कौन सा मुख्यमंत्री ज्यादा पसंद है, तो ये सब क्या है, आपसे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, आपके पसंद को पूछा जा रहा है। आप लोग जब मान लो पेटीएम यूज करते हो या फिर आप लोग अमेजन यूज करते हो, तो आप लोग को रेटिंग देने के लिए बोलता है कि कितना रेटिंग दोगे, ए 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, मतलब आपका प्रेफरेंस को जानने की उसकी इच्छा है। तो हर जगह आपका डाटा कलेक्शन हो रहा है, आप हर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो, तो वो आपका नेम, आपका प्रोफाइल, आपका इंटरेस्ट आपको जज कर रहा है भाई। आप गूगल में सर्च करते हो तो वो डाटा भी कलेक्ट हो जाता है गूगल के पास, तो गूगल आपका इंटरेस्ट क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, आपका डाटा क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, और आपको फिर उसी तरह का चीजों को दिखाता है। जब आप यूट्यूब में किसी तरह का मूवी चाहता देखते हैं, 2-4 मूवी, तो देखना आपको सजेशन में खूब सारे मूवीज आते हैं। आप गेम खेलोगे, यूट्यूब में गेम वाला वीडियो देखोगे तो गेम वाले सारे वीडियो आने लगते हैं। आप यूट्यूब में अगर पबजी का वीडियो देखते हो तो पबजी का ढेर सारा वीडियो आने लगेगा। तो टिकटॉक का वीडियो देखते हो टिकटॉक का आने लगेगा। तो क्या मतलब है, मतलब वो यूट्यूब आपका डाटा को कलेक्ट कर रही है, और आपके डाटा को कलेक्ट करने के बाद आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या कर रही है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है। तो ये सब क्या है, ये एक स्टैटिस्टिक्स है, आपका डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, आपके इंटरेस्ट को कलेक्ट किया जा रहा है। और ये मत समझना कि डाटा फ्री में आता है, डाटा का बहुत पैसा है। आज तो डाटा का ही कीमत है, कीमत आज के टाइम में हमारा नहीं है, हम क्या चाहते हैं, हमारी बिहेवियर को ही तो कलेक्ट करना है लोगों को। तो आज के टाइम में डाटा की वैल्यू है। तो हम आपको रियल कुछ एग्जांपल दे रहे थे क्योंकि आप समझो पहले कि स्टैटिस्टिक्स का कितना काम है। हम लोग बोलते हैं कि सर हमको ये ऐप फ्री मिल रहा है, ये ऐप फ्री मिल रहा है, कोई चीज अगर टाइम फ्री नहीं है। जो एप्लीकेशंस आपको मिल रहा है वो आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है, और डाटा कलेक्ट करके फिर क्या करते हैं, वो कंपनी को बेच देते हैं, और वो कंपनी आपके हिसाब से फिर आपको प्रोडक्ट बनाती है, उस हिसाब से आपको मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई करती है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कंज्यूमर का इंटरेस्ट क्या है, हम प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे। तो आज के टाइम में कंज्यूमर का इंटरेस्ट जाना है, तो कंज्यूमर का इंटरेस्ट किसके पास है, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो। तो जो एप्लीकेशन आप यूज करते हो वो आपका इंटरेस्ट को कलेक्ट करती है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन का टाइप पूछ रहे हैं, कैसा कैसा इन्फॉर्मेशन मिलता है। दो तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है, एक मिलता है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन और एक मिलता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। एक क्या मिलता है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, और एक मिलता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो हमको क्वांटिटी में मिलता है, जो हमको न्यूमेरिकल में मिलता है, नंबर से मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव। और एक होता है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो हमको नंबर में नहीं मिलता है बल्कि हमको क्वालिटी में मिलता है। मतलब एक तरह से बोले तो बिहेवियर, जैसे मान लो हम बोल जाते हैं इसका नेचर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, या हम बोलते हैं इसका ब्यूटी बताओ, तो सर बहुत है, ब्यूटीफुल है ना, हम ब्यूटीफुल बोलते हैं, तुम लोग ब्यूटीफुल बोलना। तो ब्यूटीफुल है सर, ठीक ठाक है सर, सो या फिर बोलते हैं नॉट 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 श्योर सर, कैसी है पता नहीं, आई डोंट नो, है ना, या कैसा है, आई डोंट नो सर, कैसा दिखता है पता नहीं। तो सर नेचर कैसा है, नेचर बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, खराब है। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है ना। तो जैसे आप जिस चीजों को हम लोग न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। जैसे नेचर हो गया, उसके बाद बोल सकते हैं आईक्यू आपका कैसा है, या फिर आपका नेचर कैसा है, या फिर कलर को तो हम लोग जो हमारा शरीर का फेस का जो कलर होता है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो भी क्या है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हमारा ईमानदारी है ना, उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, तो वो भी हमारा क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। क्वांटिटेटिव में जैसे हमारा इनकम हो गया, हमारा एक्सपेंसेस हो गया, हमारी सैलरी हो गई, हम अगर बिजनेस करते हैं तो हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके बाद हमारा वेट हो गया, हमारा वेट भी क्या है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वेट को हम मेजर कर सकते हैं। तो जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं नंबर्स में वो क्वांटिटेटिव, जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते हैं वो क्वालिटेटिव। तो बच्चों जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल, ध्यान रखना। जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है वो जैसे सैलरी वेरिएबल है, एक्सपेंसेस वेरिएबल है, मजदूरी वेजेस वेरिएबल है, हाइट को भी मेजर कर सकते हैं, 155 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ये 5.5 फीट, तो वो वेरिएबल है ना। तो जो भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, वेरिएबल कहलाएंगे। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट कहलाएंगे, जैसे हो गया आपका फेस का कलर हो गया, आपका आपका नेचर हो गया, है ना, आपका लाइक और डिसलाइक हो गया, उसके बाद और क्या हो सकता है, ईमानदारी हो गई। तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब चीजें एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मान लो आप लोग का जेंडर है, मेल फीमेल या अदर, ये क्या है, एट्रीब्यूट है।
तो जिस चीजों को हम लोग क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं वेरिएबल, चीजों मेजर नहीं कर सकते उसको आप लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। ध्यान रखना, कई बार ये एग्जाम में आता है, स्टैटिक्स में अगर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम होता है तो वहां पे इससे क्वेश्चंस कई बार आए हैं कि मतलब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, तो वेरिएबल, एट्रीब्यूट और कुछ दो ऑप्शन दे देता है। तो क्वांटिटेटिव को वेरिएबल बोलते हैं और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को एट्रीब्यूट। तो हम लोग को जो पढ़ते हैं, खासकर जो हम लोग पढ़ेंगे वो काम करेंगे हम लोग वेरिएबल पे। तो हम लोग का 90% वर्क होगा वेरिएबल पे। हम लोग जो बिजनेस स्टैटिक्स में ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो वहां पे ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन में होते हैं, जैसे सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, इनकम हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, तो ये सब प्रोडक्शन हो गया, तो ये सब क्या है? सब वेरिएबल, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव में होते हैं। क्वालिटेटिव में बहुत कम काम होता है हम लोग में, बट रियल वर्ल्ड में क्वालिटेटिव में बहुत काम होता है। सर जैसे मेडिसिन बन रही है, जैसे अभी कोविड-19 का सिचुएशन है, तो मेडिसिन बनेगी तो हम लोग देखेंगे, मान लो मेडिसिन बना है, इसका ट्रायल कर रहे हैं, तो मान लो हम 100 लोगों पे ट्रायल किए, तो 100 लोगों पे कितने लोगों को ठीक हुआ? 100 लोगों पे कितने लोगों को ठीक हुआ, कितने लोगों को ठीक नहीं हुआ? तो ठीक होना, अब ठीक हुआ तो कितने दिन में ठीक हुआ? तो इन सब चीजों को हम लोग क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं, मतलब कि मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं है, मेडिसिन इफेक्टिव है या मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन इफेक्टिव है तो कितनी इफेक्टिव है, और इफेक्टिव नहीं है तो कितनी इफेक्टिव है, वैक्सीन लगाने के बाद कितने लोगों को नहीं होता है, कितने लोगों को नहीं हुआ। तो मेडिसिन का इफेक्टिवनेस जानना है तो ये क्या है? क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। क्वालिटेटिव, सर आप तो बोल रहे हैं कितने लोगों को हुआ, कितने लोगों को नहीं हुआ, तो जो लोगों को हुआ हम नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन की, वो वेरिएबल नहीं है बट्टू, हम नंबर ऑफ पर्सन मान लो, बोले कि अमल के इफेक्ट, जैसे मान लो मेडिसिन से ठीक है, तुमने कितने परसेंट जो है पेशेंट जो है ठीक है, मतलब मेडिसिन इफेक्टिवली वर्क किया, तो इफेक्टेड पर्सन इफेक्टिव मेडिसिन इफेक्टिवली वर्क किया, नंबर ऑफ पर्सन 90, और कितने परसेंट को ठीक नहीं हुआ, तो 10% को हुआ, तो 90% इसका इफेक्टिव रेट हो गया। तो ये जो नंबर ऑफ पर्सन है वो फ्रीक्वेंसी है, वेरिएबल नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, आप लोग पढ़ाए हैं, ऐसे आगे क्लास में आपको समझ आ जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो टेंशन मत लो, अभी फिलहाल समझो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट है और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन वेरिएबल है। और आने वाले क्लास में इसको फिर से रिकॉल करेंगे, जब हम आप लोग को जब डाटा में आएंगे, जब डाटा में काम करेंगे, तब हम आपको एक बार फिर से समझाएंगे क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन वेरिएबल क्यों कहलाते हैं और क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट। फिलहाल समझो, जो भी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है वो वेरिएबल कहलाएंगे, जो भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है वो एट्रीब्यूट कहलाएंगे। उसके बाद आता है नेचर ऑफ डाटा। उसका क्या आता है? नेचर ऑफ डाटा। ये था इन्फॉर्मेशन के टाइप, ये क्या था? इन्फॉर्मेशन के टाइप। तो टाइप 2 है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्वालिटेटिव क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। अब आते हैं हम लोग नेचर ऑफ डाटा में। तो नेचर ऑफ डाटा दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पढ़े हो तो अच्छी बात है, फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा आर दो डाटा विच आर एक्चुअली इन नेचर ऑफ फर्स्ट हैंड। सर फर्स्ट हैंड का मतलब वैसे डाटा जो पहली बार कलेक्ट करते हैं, विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, फॉर द पर्पस ऑफ कंक्लूडिंग सम रिजल्ट। तो कहने का मतलब है, प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य, पहला। तो जो डाटा हम अपने पर्पस के लिए फर्स्ट हैंड खुद से कलेक्ट करते हैं वो प्राइमरी डाटा। जैसे मान लो कि हमको जानना है कि मान लो हमको रिसर्च करना है कि स्टूडेंट कितना ट्यूशन पे कर सकते हैं, स्टूडेंट कितना ट्यूशन फी पे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे। रिसर्च कैसे करेंगे? हम सारे स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करेंगे, सबको मैसेज करेंगे और बोलेंगे कि भाई, जैसे तुम लोग याद होगा गूगल फॉर्म से किए थे, तो गूगल फॉर्म भेजेंगे और गूगल फॉर्म से पूछेंगे कौन स्टूडेंट कितना पे कर सकते हैं। किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर हम 800 देते, किसी ने बोला 1000 दे सकते, किसी ने बोला 600 दे सकते, किसी ने 500। तो मैंने उससे स्टूडेंट की एबिलिटी कलेक्ट कर ली। अब एबिलिटी कलेक्ट करने के बाद क्या किए? अब एबिलिटी कलेक्ट करने के बाद हम उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकल रहा है कि 580 स्टूडेंट पे कर सकते हैं पर मंथ में, 580 580 रुपए पर मंथ पे कर सकते हैं। अब हम डिसाइड करेंगे भैया हमको कितने महीने लेना है, 600 लेना है, 700 लेना है, 500 लेना है। ये तो क्लियर होगा कि स्टूडेंट की कैपेसिटी एवरेज में 580 पर मंथ है, मतलब लगभग 600 का वो फी दे सकते हैं। बट अब हमको डिसाइड करना है कि बच्चे कितना फी मुझे देंगे और मुझे कितना लेना है। तो प्राइमरी डाटा का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्पस के लिए, किसी काम के लिए हम फर्स्ट हैंड खुद से डाटा कलेक्ट करते हैं, पहली बार डाटा कलेक्ट करते हैं। अब मान लो इस तरीके से मैंने पूरे कॉलेज में, धनबाद के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कलेक्ट हुआ, तो मेरे पास लगभग 10,000 स्टूडेंट का डाटा मिल गया। मान लो मैंने ऐसा काम किया और मुझे 10,000 स्टूडेंट कलेक्ट हो गया डाटा, ठीक है। अब कोई नई कंपनी एजुकेशन वाली आ रही है, उसने इसको मालूम है कि भाई विवेक सर ने क्या किया है, इस तरह का डाटा कलेक्ट किया है, तो वो बोले कि हम तो इतना स्टूडेंट तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो विवेक सर से बात करते हैं, विवेक सर ने हाल फिलहाल 6 महीने पहले कलेक्ट किया था, तो विवेक सर से पूछा बताओ ना तुम्हारा क्या स्टूडेंट की कैपेसिटी यहाँ पे करने की। बोले हम तो फ्री में देंगे नहीं। बोला ठीक है तुम हमको डाटा दे दो। तो हमने उसको डाटा दे दिया। तो उसके बाद जो डाटा आया वो क्या उसने कलेक्ट किया? क्या वो फर्स्ट हैंड डाटा है? नहीं, वो सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड क्यों? फर्स्ट हैंड मेरे लिए था, मेरे लिए फर्स्ट हैंड था
उसके लिए क्या होगा, सेकंड हैंड गाड़ी समझते हो ना बच्चों, कभी कोई लोग नई गाड़ी खरीदते हैं वो फर्स्ट हैंड हो गया, दूसरी वही गाड़ी को दूसरा कोई खरीदा क्या होगा, सेकंड हैंड। तो जो डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, अब उस डाटा को कोई सेकंड पर्सन क्या करता है, यूज करता है, तो वो डाटा क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा। अब वो मान लो साइंस का स्टूडेंट है, मैंने तो कॉमर्स स्टूडेंट का किया था, लेकिन वो पूछता है कि भाई कॉमर्स का स्टूडेंट का बच्चा लोग तो उसी भाई बहन तो साइंस पढ़ते हैं, कोई और पढ़ता है क्या, तो वो उसी से कुछ डाटा एवरेज कलेक्ट करना चाहता है। तो प्राइमरी डाटा जो होता है, ओरिजिनल डाटा, वो ओरिजिनल पर्पस के लिए आता है, और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, उसी डाटा से वो क्या करती है, अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई करके, चेंज करके वो क्या करते हैं, उससे कुछ अपना मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल लेते हैं, तो उस तरह का डाटा क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। जैसे कि जनगणना सुने होंगे, सेंसस, हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है, लास्ट ईयर कब हुआ था, 2011 में हुआ था, अब कब होगा, 2021 में। फिलहाल मुझे नहीं लग पा रहा कि 2021 में सेंसस हो पाएगा, जो फिलहाल अभी सिचुएशन है। तो सेंसस जो है वो प्राइमरी डाटा है। अब उस प्राइमरी डाटा के बेस पे उस सेंसस पे कई सारी कंपनी काम करती है, क्योंकि उनको बहुत सारा पॉपुलेशन मिल जाता है कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, उनमें बहुत सारा डाटा होता है, रिलीजन मिल जाता है, हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितना है, सिख कितना है। सर इससे क्या फायदा, बहुत फायदा होता है। मुस्लिम के कुछ स्पेशल डिमांड है, कुछ जैसे उनकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, हिंदू को पूजा का सामान चाहिए, मुस्लिम को पूजा के सामान में अलग कुछ चाहिए होता है, हिंदू के थोड़ा सा ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा अलग होते हैं, मुस्लिम के ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा अलग होते हैं, ईसाई का ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा अलग होता है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद बूढ़े लोगों की अलग रिक्वायरमेंट होती है, जवान लोगों की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बच्चों की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो जब हमको सेंसस डाटा मिलता है तो हम देखना चाहते हैं कि इस एरिया में बच्चे ज्यादा है कि बूढ़े ज्यादा है। अगर बच्चे ज्यादा है तो बच्चों वाला निकालो, पीडियासी और निकालो, कम्प्लान निकालो, लंबा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन लंबा होने के लिए कम्प्लान पिलाते हैं हम लोग। तो जो कंपनीज होती है ना, वो क्या करती है, वो सेंसस से डाटा खुद तो कलेक्ट नहीं कर पाएगी ना भाई, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, हम घूमते घूमते कंपनी पागल हो जाएगी, तो वो क्या करती है, सेंसस उठाती है, और सेंसस जो जानकारी उसमें देखती है, यहाँ देखती है कि भाई यहाँ पे 40% जो है बच्चे हैं, अरे बड़ा मार्केट है किसका, बच्चा का बड़ा मार्केट है। अगर बूढ़ा मिल गया तो, बूढ़ा मतलब पेशेंट, यहाँ पे हॉस्पिटल खोलो, 60% बूढ़े हैं, हॉस्पिटल खोलो, रे खूब चलेगा, ये बुढ़वा लोग खूब बीमार होगा। तो कहने का मतलब है, जो सेंसस, जो जनगणना का डाटा गवर्नमेंट के पास होता है वो प्राइमरी हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया। उसी डाटा को कई सारी कंपनी क्या करती है, एज ए सेकेंडरी डाटा यूज करती है और अपने लिए काम करती है। आप सोच रहे हो स्टैटिस्टिक्स हम मीन मीडियन मोड पढ़ रहे हैं, डिस्पर्सन पढ़ रहे हैं, क्या काम है, इतना आसान मत समझो। जो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसका बहुत यूज होता है रियल वर्ल्ड में, बहुत सारे यूज है, अलग अलग तरीके से हम उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए, है ना। तो स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, कंपनी उसको बहुत यूज करती है। फेसबुक पे हम अपना इंटरेस्ट बताते हैं, हम लिखते हैं ना, नाम ये, खानदान ये, हमारा बाप ये, बाप ने हमारे बाबूजी, हमारे पापा जी, तो हमारे पापा जी ये, हमारे माँ ये, हमारे भाई ये, तो हम इस तरह से बहुत सारे डाटा को क्या करते हैं, वहां लिखते हैं। हॉबीज भी लिखते हैं, हमको ट्रैवलिंग पसंद है, क्या पसंद है, ट्रैवलिंग पसंद है, हम ब्लॉगर हैं, हमको मूवीज पसंद है, हमको पढ़ना पसंद है। तो अब स्टैटिस्टिक्स, अब फेसबुक क्या करती है, आपके सारा डाटा को भेज दिया अमेजन को, बेटा देखो इसको बहुत पसंद है पढ़ना, इसको बुक का दिखाओ, जब ये अमेजन खोले ना तो बुक दिखाओ। तुमको मूवी देखना पसंद है, उसको अमेजन प्राइम का प्रचार दिखाओ कि अमेजन प्राइम में बहुत सारे मूवीज होते हैं, देखो देखो। उसका अगर उसको पसंद है, गेम पसंद है, तो गेम दिखाओ, किस तरह के नए नए गेम आए हैं। तो जो फेसबुक है, हमारे डाटा को, हमारे इंटरेस्ट को, घूमना पसंद है तो ट्रैवलिंग ब्लॉग दिखाते हैं, उसके बाद यात्रा.com दिखाएंगे, ये वो.com दिखाएंगे, भाई ये सब आपको होटल जाते हो तो घूमना भी पड़ेगा, तो ओयो का एडवर्टाइजमेंट में घुसा देंगे, ओयो को बेच देंगे, ये इंसान घूमने वाला है, तुम इससे बात करो, मैसेज करो इसको मेल पे। तुमको देखोगे स्पैम मेल बहुत आते हैं, मतलब बहुत सारे मेल आते हैं तुमको, जो कि अनवांटेड होते हैं, जो कि हम नहीं चाहते, फिर भी मेल आ रहे हैं हमारे जीमेल अकाउंट में। तो कैसे वो सब आता है, वो सब आता है, फेसबुक हमारे डाटा को, गूगल हमारे डाटा को बेच देता है पैसा। आप सोच रहे हैं हम फ्री में गूगल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। आप ही के डाटा को बेच दिया जा रहा है, और उन्हीं से गूगल को, फेसबुक के लाखों करोड़ों रुपए का इनकम होता है, अरबों रुपए का इनकम होता है। हम लाखों करोड़ों बोल दे, सॉरी, अरबों और खरबों रुपए का इनकम होता है। तो आप ही के डेटा को बेच रही है। तो फेसबुक प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर ली, उस डाटा को क्या कर दी, सेकेंडरी डाटा के रूप में बेच दी किसी को, और वो कंपनी क्या कर रही है, आपके हिसाब से, आपके इंटरेस्ट से आपको एडवर्टाइज कर रही है, मैसेज कर रही है कि भैया देखो मेरे पास ये पैकेज है, मेरे पास ये पैकेज है, लेना है, लेना है। तो नेचर ऑफ डाटा दो तरह होता है, प्राइमरी सेकेंडरी। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा कैसे आज के समय में डाटा का खेल चल रहा है ना। तो मेरा काम बस यही है कि भैया सिंपल मत पढ़ो, कुछ समझो। स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और हमको पता ही नहीं रियल लाइफ में यूज क्या है, तो ठीक है पढ़ना है एग्जाम के पर्पज से, बट क्या कुछ बेसिक चीजें नहीं समझेंगे, ऐसा नहीं है। तो कुछ बेसिक समझते हुए हमको चलना है। अब आता है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अभी हमने पहले क्या पढ़ा, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन कितने तरह के होते हैं,
फिर पढ़ा हमने डेटा का नेचर। अब हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन तो होगा, प्राइमरी में क्या है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो प्राइमरी में खुद से कलेक्ट कर, सेकेंडरी में दूसरे का डाटा कलेक्ट करके हम उसको अपनी तरीके से मॉडिफाई करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आ रहा है डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है। तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन दो है, एक तो है कंप्लीट एनुमरेशन, इसको हम लोग सेंसस बोलते हैं, दूसरा आता है सैंपल सर्वे। दूसरा क्या आता है, सैंपल सर्वे। एक हो गया कंप्लीट एनुमरेशन और एक क्या हो गया, सैंपल सर्वे। दोनों का मतलब समझो कि कंप्लीट एनुमरेशन क्या होता है और सैंपल सर्वे क्या होता है। तो जो बच्चों कंप्लीट एनुमरेशन है, उसका नाम ही लिखा हुआ है कंप्लीट। सेंसस, सेंसस का मतलब जनगणना। जनगणना में जब क्या करती है देश, भारत देश क्या करती है, हर जनता के पास पहुंचती है, हर गांव पहुंचती है, हर लोगों के पास पहुंचती है और उनसे पूछती है बताओ तुम्हारा उम्र क्या है, तुम्हारा इनकम क्या है, बीपीएल में कार्ड बनाए हो नहीं बनाए हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, कितना इनकम है, कितने बच्चे हैं, बच्चे हैं तो जिंदा है मर गया सारा, सॉरी क्या बोल दे रहा है, अरे कोई बात नहीं, ऐसे भी कोविड आ रहा है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, इसलिए स्टे सेफ स्टे होम, स्टे होम स्टे सेफ, है ना। ऐसे कोई बात नहीं है, घर में रहना है, लर्न करना है और फन करना है ना, क्योंकि हमारा टाइटल ही है लर्न मोर फन मोर। चलते हैं हम लोग। तो कंप्लीट एनुमरेशन का मतलब होता है कंप्लीट 100%, 100% डाटा कलेक्शन। सर समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं, अरे समझाएंगे विद एग्जांपल, क्योंकि बिना एग्जांपल को हम बुझाता ही नहीं है। तो कहे कैसे समझेंगे, तो जैसे एग्जांपल की मान लो कि हमारे कॉलेज में मेरे सब्जेक्ट में 500 स्टूडेंट है, मान लो बीकॉम सेमेस्टर 2 में 500 स्टूडेंट है। अब 500 स्टूडेंट तो हमको पहुंचना है, हम पांचों स्टूडेंट से मिल मिल के या पांचों स्टूडेंट को मैसेज करके क्या किया, डाटा कलेक्ट किए 500 स्टूडेंट से मिलके, या तो बाय होम घर जा जाके, या तो फिर हम उनको फोन किए या उनको मेल किए या व्हाट्सएप में उनको हम भेजे और बोले भाई अपना इंटरेस्ट बताओ कि तुमको क्या पढ़ना का इंटरेस्ट है, कितनी तुम ट्यूशन फी दे सकते हो, कितने घंटे पढ़ना चाहते हो, कितने दिन पढ़ना चाहते हो, क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटा होगा, 1.5 घंटा होगा, 40 मिनट का होगा। अब तुम लोग समझ आ रहा होगा कि सर क्या कर रहे थे, बेटा सर डाटा कलेक्ट कर रहे थे। सर क्या कर रहे थे, डाटा कलेक्ट कर रहे थे, तुम लोग भेजे थे ना। अब तुम लोग सब समझ आ रहा होगा। तो उसमें क्या हो गया, मान लो कि 500 कॉलेज के स्टूडेंट है और 500 से मैंने डाटा कलेक्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एनुमरेशन। एक भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना है, हर को कलेक्ट कर लेना है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एनुमरेशन। हाँ, एक दो छूट भी जाता है तो उसको हम 100% ही मानते हैं। अगर मान लो 500 में 5 को नहीं मिला तो ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई 100% कलेक्शन है, वो 100%, वो कंप्लीट एनुमरेशन ही होता है। ठीक है। तो मतलब अगर 500 कॉलेज में स्टूडेंट है और 500 स्टूडेंट का हमको स्ट्रेंथ जानना है कि वो कितना पे करना चाहते हैं ट्यूशन में, क्या पढ़ना चाहते हैं, कितना देर पढ़ना चाहते हैं, सप्ताह में कितना दिन पढ़ेंगे, कितना पे करेंगे, टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होगा, तो उनका सारा इंटरेस्ट जानना है, तो हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एनुमरेशन। लेकिन मान लो हम सोचते हैं कि 500 स्टूडेंट से नहीं पहुंचाएंगे, मेरे पास 500 स्टूडेंट का डेटा नहीं है, क्योंकि सबके पास हो सकता है स्मार्टफोन ना हो और कोविड-19 में 500 स्टूडेंट तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट को फॉरवर्ड करूंगा, मैसेज सिर्फ 50 स्टूडेंट को ईमेल करूंगा या व्हाट्सएप में मेल करूंगा और व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करूंगा फाइल, और बोलूंगा भाई हमको सबमिट करो, ये डिटेल हमको भेजो। अब मान लो 50 को मैंने भेजा और 50 से डाटा मिल गया, तो भैया पूछना था 500 से, पूछना था कितना से, 500 से, लेकिन पूछे कितना, पूछे हम कितना पूछे भैया, हम पूछे, हमको पूछना था 500 से, कितना से पूछना था, 500 से पूछना था, ठीक है ना। तो पूछना हमको 500 से था, लेकिन हमने पूछा कितना से, हमने पूछा 50 से। तो ये जो 50 है बच्चों, अगर 50 टोटल से ना पूछ के हम एक पार्ट से, एक हिस्सा से पूछते हैं और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाता है क्या, सैंपल सर्वे। उसे क्या करते हैं हम लोग, सैंपल सर्वे करते हैं। सैंपल बात ही बोल रहे हैं ना, हमने बोलते हैं सर बहुत प्रोडक्ट था उसमें से कुछ कुछ सैंपल में भी हमको मिल गया, तो सैंपल का मतलब क्या होता है, कुछ टोटल नहीं,
अरे सर ऑफलाइन हो गया, आवाज कहाँ से आएगा? तो आप लोग को जो मैं मुझे बताना था वो मैंने आप लोग को बता दिया, है ना, कि कंप्लीट एनुमरेशन क्या होता है और सैंपल एनुमरेशन क्या होता है ना। तो आप लोग को स्टिल कुछ पूछने का मन है अभी इस टॉपिक में, तो आपकी कोई क्वेरी है, पूछने का कुछ मन है तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ भी पूछने का मन है तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना। किसी को कुछ पूछना है बच्चों, कोई पॉइंट्स में कुछ जानना है, कुछ समझ नहीं आया तो वो आप लोग पूछ सकते हो, बोलो। अभी क्वेरी सेशन 5 मिनट का है, आप लोग को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। एनीवन? नो सर। सबको समझ आया? यस सर। अच्छा लगा आप लोगों को क्लास? यस सर। यस सर। तो ये स्टैटिस्टिक्स में आप हाँ समझ चुके सर। होंगे, आप लोग समझ चुके होंगे डाटा का खेल कितना होता है ना, फोन चलाते हैं हम और हमारे डाटा को क्या कर रहा है सब कोई। तो डाटा बड़ा खतरनाक चीज है ना आज के टाइम में, हम डाटा पे काम करते हैं। सिलेबस आप लोग को मैंने दिखा दिया, क्या है सिलेबस है, स्टैटिक्स का मीनिंग बता दिया, डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं डिफरेंट सेंस में वो भी समझा दिए, प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, हमने देखा नेचर ऑफ डेटा, और हमने देखा मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ये तो फाइनल हमारा आज का क्लास का समरी था हमारा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी देखेंगे। आज कुछ हमको लगा कि थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको बताने थे जो अभी तक हमने नहीं बताए हैं, तो आज हम लोग दे दिए। आज थोड़ा सा रुक जाओ, हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को ऑफ करेंगे अभी। हाँ, अब रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप कर दिए।